हेलो माय सुपरस्टार्स, हाउस द जोश। आई होप आप सभी एकदम रॉकिंग होंगे। तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी एजुकेटर श्वेता जोशी। सो लेट्स स्टार्ट, गेट रेडी टू रॉक इट विद ऑडिट। तो आज के अपने इस क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 को हम लोग कोशिश करेंगे एक वन शॉट वीडियो में रिवाइज करके इसके साथ से रिलेटेड सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब कुछ डिस्कस कर सकें, आरटीपी जितने भी हमारे पास में अवेलेबल हैं अभी तक के अटेम्प्ट के लिए। तो हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे चैप्टर को किस तरीके से ही रखें। आई विल ट्राई कि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी हो और फटाफट हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज भी कर सकें। हमारा चैप्टर है आज का बेसिकली ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है हमारा नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। हम लोग चैप्टर को होलसोल तरीके से चार्ट्स के थ्रू समझते हुए चलेंगे और साथ साथ में इसको रिवाइज भी कर लेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑडिट होती क्या है। जब मेन पॉइंट सबसे पहले आपको बुक में ये लिख के दिया है कि ऑडिट है क्या। हम सबको पता है ऑडिट क्या होता है। ऑडिट एक तरीके का आपका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? ऑडिट एक तरीके का आपका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। और ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हो रहा है। ऑडिट क्या है? एक तरीके का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन आप हर एक एंटिटी के लिए कर रहे हैं। ऑडिट जब होती है तो हर एक एंटिटी की होती है। ऑडिट करने का प्रोसीजर भी हर एंटिटी में सेम रहता है, irrespective of certain facts, irrespective of certain facts, and those facts are कि चाहे आपकी एंटिटी का लीगल स्टेटस कुछ भी हो, चाहे आप जिस भी एंटिटी की ऑडिट करने आए हैं उस एंटिटी का लीगल स्टेटस कुछ भी हो। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है कि एंटिटी चाहे आपकी सोल प्रोप्राइटर है, चाहे आप एक फर्म की ऑडिट करने आए हैं, चाहे आप कंपनी की ऑडिट करने आए हैं, इट डजंट मैटर। एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, किसी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आपकी एंटिटी का साइज कुछ भी हो और चाहे उसका प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है या फिर प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, इन सब चेक फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑडिट एक तरीके से इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किसी भी एंटिटी का, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल साइज, नेचर, प्रॉफिट लिमिटेड और नॉट। जहां पर बेसिकली ऑडिटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना है? ऑडिटर को ओपिनियन। और ऑडिटर ये ओपिनियन अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर एक्सप्रेस करके देता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स लिख के दे रखे हैं। जो सबसे पहला फैक्टर आता है इंडिपेंडेंट। की वर्ड इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डिसीजन है, आपका जो भी डिसीजन है वो डिसीजन कभी भी किसी और के इन्फ्लुएंस में जाकर आएगा ही नहीं। आपका जो भी डिसीजन है वो डिसीजन कभी भी किसी भी और के इन्फ्लुएंस में जाके नहीं होना चाहिए। इट सिंपली मीन्स आप इंडिपेंडेंट हो। इसके लिए बुक में 2 एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि अगर आपने किसी भी पर्सन के कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है तो आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर ले उस केस में आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक एंटिटी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और आप वहां पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हैं कि नहीं इस एंटिटी के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, चाहे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट कंसिस्ट ही क्यों ना करते हो, फिर भी आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। द रीजन बिहाइंड यू आर होल्डिंग द शेयर्स, क्योंकि अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो एंटिटी का शेयर मार्केट डूब जाएगा और जैसे ही उनका शेयर प्राइस डाउन होने लगेगा आपको लॉस होने लगेगा। तो आप इंडिपेंडेंट यहाँ पे हो ही नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट जो लिख के दिया है कि जिस भी एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हैं अगर उस एंटिटी के ओनर्स की मैनेजमेंट पर्सन आपके रिलेटिव्स हैं तब भी आप
वहां पर कभी भी ऑडिट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे एक फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है। आप एक पर्सन को जानते हैं, आपका आपके साथ में एक रिलेशन है, आपके रिलेटिव है, तो उस केस के अंदर भी आप कभी भी एक सही और जेन्युइन ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने क्या पॉइंट देखा, ऑडिट एक तरीके का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंटिटी की होती है, एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, साइज कुछ भी हो सकता है, लीगल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर। अपना ऑडिटर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। सो लेट्स सी टुवर्ड्स द फर्स्ट थिंग जो हमने इस चैप्टर के अंदर रिवाइज किया है। सबसे पहला और बेसिक पॉइंट जो हमने देखा यहाँ पर कि ऑडिट एक तरीके का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑफ अ एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। और इस एग्जामिनेशन का व्यू है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला है यहाँ पर। वेयर इंडिपेंडेंस मीन्स, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन। कि एक पर्सन का जो जजमेंट है ना वो कभी भी किसी और पर्सन से विशेस या फिर उनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आपका जो भी डिसीजन है, आपका जो भी जजमेंट है वो सिर्फ आपके बेसिस पर होना चाहिए। ये किसी भी तरीके से किसी और से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी वंस इन्फ्लुएंस। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके आप अपना डिसीजन नहीं लेंगे। एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे अपने रिलेटिव की ऑडिट कर रहे हैं आप लोग, तो इधर रिलेटिव का एग्जाम्पल आ गया है। यहाँ रिलेटिव के साथ साथ आपने किसी पर्सन की कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आ गए हैं। एंटिटी चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे ना हो, साइज कुछ भी हो, स्ट्रक्चर कुछ भी हो, इन सब फैक्टर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का मेन प्रोसीजर हर जगह सेम ही रहता है। आई होप इट इज अ पॉइंट विच आप लोगों को क्लियर होगा कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है, ऑडिट होता ही क्या है। चलो इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में एक ही ऐसे है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, वो है आपका SA200। एक सिंगल ऐसे जो पूरे के पूरे चैप्टर में प्रिवेल करेगा। और वो ऐसे क्या नाम क्या दे रखा है हम लोगों को, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ independent auditor and conduct of audit in accordance to standard of auditing, in conduct of standard of auditing। अब देखो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या लिख के दे रखा है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप लोग अगर ऐसे दोस्तों का नाम तो बहुत बड़ा है, अब इतना बड़ा नाम है तो इतने बड़े नाम को याद रखना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है, $00, तो यहाँ पर भी क्या है $00। आप सिर्फ ना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव याद रखना, SA200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इतना सा फैक्टर याद करना कि SA200 इज योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो तुम्हारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, अब ऑडिट करने आए हो तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका होगा, ऑडिटर। और हमारा ऑडिटर कैसा हो, हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का है। ऑडिटर क्या करने आता है, ऑडिट करने आता है। और ऑडिट किसके अकॉर्डिंग होती है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होती है। तो SA200 इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। आई होप नाम थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। SA200 इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अब चलो नाम के बाद में सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग डिस्कस करने चलते हैं कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता क्या है।
देखो किसी भी ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में आपको 2 पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं। ऑडिटर क्या करने आया था? ऑडिटर ऑडिट करने आया था। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को क्या एक्सप्रेस करना होता है? ऑडिटर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करने आता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बने भी हैं या नहीं बने हैं। एक पर्सन जब ऑडिट करने आता है वो इसीलिए तो आता है, तो यही उसका ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करने का, कि उसको ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बना है या नहीं बना। और इस चीज को देखने के बाद में आपके ऑडिटर को उसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ऑडिटर यही तो करता है ना। तो जब ऑडिटर ये चेक कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बना है या नहीं बना है, तो इसलिए ऑडिटर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक हाई लेवल रीजनेबल अश्योरेंस देता है, क्योंकि ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस ही दे नहीं सकता। ऑडिटर सिर्फ कौन सी अश्योरेंस देता है? हाई लेवल रीजनेबल अश्योरेंस। अभी इस मुद्दे को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि ऑडिटर सिर्फ हाई लेवल रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों देता है, ऑडिटर आपका कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं देता। तो ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट ही क्या कहता है कि ऑडिटर को एक तरीके से एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। क्या ऑब्टेन करना है? ऑडिटर को एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि ये जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने आया है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है किसी भी तरीके के मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी गलती है या नहीं है। इन शॉर्ट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF बना है या नहीं बना, ऑडिटर इस बात को चेक करने आता है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF और नॉट। इस चीज को ऑडिटर चेक करने आता है। इसे चेक करने के बाद में ऑडिटर इसके बेसिस पर क्या करेगा? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा ऑडिटर? इसके बेसिस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और ये ओपिनियन एक्सप्रेस करके ऑडिटर यहाँ पर आपको अपना ओपिनियन लिख के दे देगा। ऑडिटर अपना ये ओपिनियन कहाँ लिख के देगा? ऑडिटर अपना ये ओपिनियन ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर लिख के देगा। ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और फिर ऑडिटर इस ओपिनियन को कम्युनिकेट करेगा, लिख कर देगा अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर। तो हमने पॉइंट क्या देखा? ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि रीजनेबल अश्योरेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है हर तरीके के मटेरियल मिसस्टेटमेंट से और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF ही बन रहा है। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा? ऑडिटर यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा अपना ओपिनियन कि मेरा जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो लिख के देगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आई होप ये चीज आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हुई होगी कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लेट्स सी बुक में भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना। यहाँ पे ऑडिटर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। चाहे वो फ्रॉड की वजह से है चाहे वो एरर की वजह से। फिर ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस टू एप्लीकेबल FRF इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके बाद अपना अगला पॉइंट जो इसमें लिख के दे रखा है, इस बात का अश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद हमारा ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करेगा? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और उसको कम्युनिकेट करेगा एज रिक्वायर्ड बाय एसेज। एसेज में लिखा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से इशू करी जाती है, कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन वहीं पर हमें लिख के दे रखा होगा। तो पॉइंट देखते हैं अब अगला हमारे पास क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। यार अभी अभी ना हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी कि हमारा जो ऑडिटर है ना, वो ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ कौन सा अश्योरेंस दे सकता है? रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सा अश्योरेंस नहीं देगा? वो कभी भी आप लोगों को एक
एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस ही दे सकता है। ये छोटा सा मुद्दा अभी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो इस मुद्दे को ना डिस्कस करने के बाद एक और पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस क्यों दे रहा है और इनहेरेंट अश्योरेंस आपको ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस क्यों दे रहा है और यही आपको ऑडिटर जो एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमारे पास में कुछ रीजंस हैं, जिन रीजंस को हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक आपका, जहां पे आपको रीजंस लिख के दे रखे हैं कि ऑडिटर कभी भी आपको हाई लेवल अश्योरेंस ही दे रहा है और कभी भी आपको ऑडिटर एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा। रीजंस के अंदर हम सबसे पहला रीजन समझते हैं जो हमें यहाँ लिख के दे रखा है। सबसे पहला रीजन जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। क्या बात हो रही है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनके कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता ही कुछ इस तरीके से है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता ही कुछ इस तरीके से है कि हमारा ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस हमारा ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे ही नहीं सकता है। बनता ही कुछ इस तरीके से है का मतलब क्या है? पहले बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? सोचो फटाफट से, कौन बनाता है? बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना मैनेजमेंट बनाता है। कौन बनाता है? एक मैनेजमेंट होता है एंटिटी का। इस मैनेजमेंट का काम होता है कि ये मैनेजमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एज पर एप्लीकेबल FRF करता है। ये काम आपके मैनेजमेंट का होता है। अब जब मैनेजमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर रहा है किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये मैनेजमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा ना, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपका ये मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है अपनी जजमेंट को। अब ये जजमेंट क्या होता है यार? जजमेंट का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बोलो या जजमेंट बोलो, अपने लिए ऑडिट में जो वर्ड यूज होता है, वो वर्ड जो हम ऑडिट में ज्यादा यूज करते हैं, दैट वर्ड इज योर जजमेंट। क्या है वो वर्ड? बेसिकली हमारे लिए जजमेंट का वर्ड है जो हम लोग ऑडिट के अंदर ज्यादा यूज कर रहे हैं कि ऑडिटर जो है वो ऑडिटर अपना एक जजमेंट दे रहा है। जजमेंट का मतलब अभी अभी जस्ट हम लोगों ने क्या समझा? ऑडिटर अपना एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों ने एक पॉइंट लिखा है कि प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर वारंटी। हम वर्लपूल की ऑडिट करने गए, वर्लपूल ने ना लास्ट ईयर सेल्स किया था और वर्लपूल ने लास्ट ईयर के सेल्स का 1% एज अ प्रोविजन फॉर वारंटी बनाया है, और वर्लपूल ने ये बोला कि 1% तो वारंटी का खर्चा होगा ही होगा। अब शायद आप LG के पास जाओ तो LG ने 2% वारंटी बना रखा होगा। अब अगर आप किसी थर्ड कंपनी के पास जाओ तो उसने 1.5% वारंटी बना रखा होगा। अभी 1%, 1.5%, 2% ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है कि आपका मैनेजमेंट का इंटरप्रिटेशन क्या है इस एस्टिमेटेड अमाउंट को सोचते वक्त। अब क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन हर किसी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये जजमेंट हर किसी का अलग अलग हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं कि अगर मैनेजमेंट ने 1% ही सोचा है तो रियलिटी में 1% ही हो, रियलिटी में 2% भी तो हो सकता है, या फिर आधा % भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रोविजन ऑफ वारंटी का अमाउंट लिखा हुआ है, क्या ये अमाउंट बिल्कुल सही अमाउंट है या नहीं है? नहीं है। इसके होने के चांसेस हाईली अनसर्टेन है। क्या है इसके होने के चांसेस? हाईली अनसर्टेन। ये मैनेजमेंट के सब्जेक्टिव डिसीजन पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव डिसीजन का मतलब है जहां पे आप फैक्ट्स को इंटरप्रिटेट करते हैं। क्या करते हैं? जहां पे आप फैक्ट्स को इंटरप्रिटेट करते हैं। मानो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है, तो वर्लपूल को लगता है कि गर्मी यार बहुत ज्यादा पड़ी है, या फिर सैमसंग को लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, तो इस बार लोगों ने एसी बहुत ज्यादा यूज किया है। जब एसी बहुत ज्यादा यूज किया तो एसी के वियर एंड टियर के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। वियर एंड टियर के चांसेस ज्यादा है तो वारंटी क्लेम ज्यादा हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने अपना प्रोविजन फॉर वारंटी ज्यादा बना रखा है। अब किसी दूसरी एंटिटी को ये भी लग सकता है कि गर्मी बहुत ज्यादा हुई है तो वारंटी का क्लेम ज्यादा हो सकता है, बट 2% तो पिछले साल ही हो गया था, तो इस बार ही हो सकता है कि हमारा 4% चला जाए। किसी दूसरी कंपनी को अलग अलग, तो उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द परसेंटेज कैन बी डिफरेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व हुआ। जब आपका डिसीजन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर है कि आप बातों को इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे डिसीजंस कहलाते हैं सब्जेक्टिव डिसीजन। क्या कहलाते हैं ऐसे डिसीजंस हमारे पास में? ऐसे डिसीजंस हमारे पास कहलाते हैं सब्जेक्टिव डिसीजंस। तो पॉइंट मैंने वही बोला यहाँ पर बेसिकली
तो पॉइंट मैंने यहाँ पर यही बोला कि मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होंगे ना, वो डिसीजन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। एक तो यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व करेगा सब्जेक्टिव डिसीजंस को। किसको इन्वॉल्व करेगा? ये सब्जेक्टिव डिसीजन को, प्लस इनके होने की डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी भी है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ पे लिखा है वो होगा ही होगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे हुए आइटम्स के होने की संभावना ही पूरी तरीके से नहीं है, तो ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे भी नहीं सकता है। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ कौन सा अश्योरेंस देगा? रीजनेबल अश्योरेंस ही देगा। अब क्योंकि आईसीएआई अपनी लैंग्वेज को लेकर देखो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो तुम्हें लिखने ही लिखने। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है अपनी जजमेंट को। ये जजमेंट वर्ड जो है, ये जजमेंट इन्वॉल्व करता है बेसिकली दो चीजों को, और वो दो चीजें कौन सी हैं? आपकी सब्जेक्टिव डिसीजंस एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सब्जेक्टिव डिसीजन एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से आप डेप्रिसिएशन लिखते हैं, गुडविल बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हो। ऑलमोस्ट कितनी सारे फिगर्स हैं हमारे पास में, जो फिगर्स आपकी अनसर्टेन होती हैं, जो एस्टिमेशंस पर बेस्ड है। और एस्टिमेशंस हमेशा परफेक्टली हो ऐसा जरूरी नहीं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही अपने आप में अज्यूम्ड है, तो हम उसके ऊपर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे ही नहीं सकते। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% किसी बात की गारंटी लेना, और ये काम हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। आई होप द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बुक में देखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या लिख के दे रखा है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। देखो क्या पॉइंट लिख के दे रखा है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशंस ड्यू टू विच एन ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड और एरर। These fundamental limitations are due to the following। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट। These जजमेंट, ये जो जजमेंट है ना, ये जजमेंट इन्वॉल्व करता है कौन से डिसीजंस को? सब्जेक्टिव डिसीजंस को एंड अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। किसको इन्वॉल्व करता है? सब्जेक्टिव डिसीजन को एंड अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देयरफॉर, इसीलिए आपका जो ऑडिटर है, ही इज नॉट एबल, आपका जो ऑडिटर है, इसीलिए आपका ऑडिटर नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा अश्योरेंस दे सकता है? रीजनेबल अश्योरेंस। वर्ड्स पे ध्यान देना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड था जजमेंट। जजमेंट किसको इन्वॉल्व करता है? सब्जेक्टिव डिसीजन को और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को। आई होप द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्रीटी क्लियर। अब इस फर्स्ट पॉइंट के बाद हम लोग सेकंड रीजन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड रीजन जो हम लोगों को यहाँ लिख के दे रखा है, वो सेकंड रीजन है आपके पास में नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कि ऑडिटर जो ऑडिट के प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, वो भी एक और मेजर रीजंस हैं। इसमें ना 3 बातें लिख के दे रखी है। कितने पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं? इसमें 3 पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं। पहला पॉइंट आपको ये कह रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इस तरीके से बनाए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस भी तरीके से बनाए, बट ऑडिटर का ऑडिट करने का तरीका ही कुछ इस तरीके का है, जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता है। जिसमें सबसे पहला रीजन जो आ रहा है आपके पास में, वो पहला रीजन आता है सैम्पलिंग। क्या है वो पहला रीजन? सैम्पलिंग। हम सबको पता है ऑडिटर जो है वो सैंपल लगाकर ही ऑडिट करता है। 100% पॉपुलेशन कभी चेक नहीं की जाती, उसका 1 या 2% ही चेक किया जाता है। जब आप पॉपुलेशन का 1 या 2% चेक कर रहे हो, मतलब आपने 99 से 98% को चेक नहीं किया है। तो जब आपने ऑडिट के अंदर आइटम ही पूरे चेक नहीं किए, तो दिल पे हाथ रख के सोचो यार, तुम क्या 100% गारंटी ले सकते हो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही 100% चेक नहीं कर रहे, तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 100% गारंटी ली ही नहीं जा सकती। हम भी क्यों चेक नहीं कर पा रहे? क्योंकि मेरे लिए चेक करना पॉसिबल भी तो नहीं है। जस्ट इमेजिन तुम अदानी गैस पाइपलाइन की बिजनेस की ऑडिट करने गए हो। जब अदानी गैस पाइपलाइन की बिजनेस की ऑडिट करने जाओगे, तो क्या वहां पर किसी भी आइटम को 100% चेक किया जा सकता है? क्या तो जो नंबर ऑफ बिल्स तक जनरेट हुए हैं पूरे साल में, आपने कस्टमर्स को जितने बिल्स जनरेट करके दिए हैं, क्या मैं उन बिल्स की भी 100% चेकिंग कर सकती हूँ? क्या कि यूनिट सही चार्ज हुआ है नहीं हुआ, हर एक बिल पे सही अमाउंट चार्ज हुआ है या नहीं हुआ? नहीं किया जा सकता ना। तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? सैंपल। और क्योंकि आपने सैंपल लगाया है, तो ऑडिटर यहाँ पे अपना ओपिनियन भी सैंपल के बेसिस पर ही दे
रहा है। सैम्पलिंग को यूज करना एक तरीके से हमारा प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। कौन सा लिमिटेशन आ जाता है? प्रैक्टिकल लिमिटेशन आ जाता है। और क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, मेरे लिए खुद के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस ही देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मोटा मोटी सही ही बने हुए हैं, क्योंकि हम खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर चेक नहीं कर रहे हैं। लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड रीजन। जो सेकेंड रीजन हमें यहाँ पे दे रखा है वो ये है कि मैनेजमेंट जो है ना मे नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। ऐसा हो सकता है कि आपने मैनेजमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन पूछी, मैनेजमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही नहीं रहा। आपने ऐसे 501 के अंदर मैनेजमेंट से पूछा आपके ऊपर कौन कौन से लिटिगेशन और क्लेम्स लगे हुए हैं। हो सकता है मैनेजमेंट के ऊपर 10 लिटिगेशन और क्लेम्स है, मैनेजमेंट ने आपको लिस्ट खाली 8 की प्रोवाइड करी है और आपको 8 के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, 2 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अगर मैनेजमेंट आपको पूरी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर हम कभी भी इस बात का अश्योरेंस नहीं ले सकते। अब अगर आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे देंगे, जस्ट इमेजिन, तो 2 लिटिगेशन के बारे में तो आपको भी नहीं पता था। अगर यहाँ मैंने एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे दिया तो मेरा ऑडिटर फंस जाएगा, क्योंकि आप अगर एब्सोल्यूट कह रहे हो इट मींस यू आर अवेयर ऑफ 100% आइटम्स। तभी तो ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग बोलते हैं ना, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन टू मी, मुझे जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या नहीं देता है। हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, और फ्रैंकली स्पीकिंग लॉ ने हमको ऐसा कोई पावर नहीं दे रखा है जिस पावर के चलते मैं मैनेजमेंट से अपनी सारी इंफॉर्मेशन पूछ भी सकूं। आप ऐसे मैनेजमेंट को गन पॉइंट पे तो नहीं रख सकते ना कि बता सारी की सारी इंफॉर्मेशन, बता बता बता। यू कांट डू थिंग्स लाइक दिस। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो है कि आप ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो। मॉडिफाई ओपिनियन, आई एम अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस बिकॉज मैनेजमेंट डजंट प्रोवाइड मी एंटायर इन्फॉर्मेशन। तो इस बेसिस पर मैं सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में अपना एक ओपिनियन टाइप करके दे सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई फर्दर पावर नहीं है। अब क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई फर्दर पावर नहीं है तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर यह हमारे ऊपर एक लीगल लिमिटेशन है। लीगल लिमिटेशन किस बात को लेकर है? लीगल लिमिटेशन इस बात को लेकर है क्योंकि मेरे पास लॉ ने कोई पावर ही नहीं दे रखी जिस पावर के चलते मैं सारी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकूं। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में अभी तक मैं 2 बातें का समझी हम लोगों ने। पहला था अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, दूसरा है हमारे ऊपर एक लीगल लिमिटेशन है। जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है हमारे ऊपर वो सैम्पलिंग की वजह से आती है, लीगल लिमिटेशन इस वजह से आती है कि हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे और आपके पास मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का कोई दूसरा मिडवे होता भी नहीं है। वेरी लास्ट पॉइंट जो हमें इसके अंदर लिख के दे रखा है वो है फ्रॉड्स। वो कौन सा पॉइंट आता है? फ्रॉड्स का पॉइंट है। देखो, समटाइम्स कंपनी का एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, बट अगर ये कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, कंपनी का अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो उस केस में ऐसा क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड को कंसील भी किया है। अगर किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो वो मैनेजमेंट उस फ्रॉड को कंसील भी करेगा, ऐसा क्वाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर वहां की मैनेजमेंट फ्रॉड को खुद कंसील कर रही है तो ऐसे फ्रॉड को डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज फ्रॉड को सिस्टमेटिक तरीके से कंसील किया जाएगा। जस्ट इमेजिन ऑफ अ फैक्ट, अगर आप अपने घर पर कोई झूठ भी बोलते हैं तो आप वो झूठ भी इतना सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन करके बोलते हैं बिकॉज यू नो कि तुम्हारे पेरेंट्स का लेवल कहाँ तक जा सकता है, वो कौन से लेवल तक तुमसे कोई भी इंफॉर्मेशन को पूछ सकते हैं, तो तुम उसी लेवल तक अपनी इंफॉर्मेशन देते हो। तो सेम पॉइंट यहाँ पर भी है, मैनेजमेंट को भी पता है कि ऑडिटर कौन से लेवल तक जाके ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकता है, तो उस लेवल तक वो अपने फ्रॉड को प्रॉपर्ली डिजाइन करके रखते हैं। अब जब वहां मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया होगा तो ऑडिटर कोई भी प्रोसीजर लगा ले उसको कभी भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो ही नहीं सकती। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वही बात कहता है कि एक तो सैम्पलिंग लग जाएगा जो कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन जो कि लीगल लिमिटेशन है, और एक पॉइंट आ जाएगा फ्रॉड का। फ्रॉड के अंदर मैनेजमेंट ने अगर फ्रॉड किया है तो फ्रॉड को कंसील भी करेगा, और अगर कंसील किया तो सिस्टमेटिकली डिजाइन स्कीम लगाएगा। ऑडिटर कितना भी प्रोसीजर लगा ले वो कभी भी इन बातों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख के दिया है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर हमें क्या लिख के दे रखा है? ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हाउएवर
इस केस में मेरे ऊपर क्या आ रही हैं, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ लीगल लिमिटेशंस आ रही हैं। क्या आ रही है हमारे ऊपर, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ लीगल लिमिटेशन आ रही है। पहला पॉइंट, ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजैक्शन, ही परफॉर्म हिज ओपिनियन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। ऑडिटर अपना ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ सैंपल के बेसिस पर ही देता है और ये ऑडिटर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर मैनेजमेंट आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है और ऑडिटर के पास कोई वे नहीं है टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड, और इन केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ इस बात को रिपोर्ट कर सकता है और ये हमारे ऑडिटर के ऊपर एक तरीके का लीगल लिमिटेशन है। कौन सा लिमिटेशन, एक तरीके का ये लीगल लिमिटेशन दे रखा है। वेरी लास्ट पॉइंट जो आपको यहाँ समझा रखा है कि मैनेजमेंट समटाइम्स फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है, मैनेजमेंट इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा तो मैनेजमेंट फ्रॉड को कंसील भी करेगा। जहां मैनेजमेंट फ्रॉड को कंसील करने के लिए डिजाइन करेगा केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स को, और स्कीम्स इतनी ज्यादा केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड है कि इट इज हार्ड टू बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर कभी भी इनको डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। आई होप नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के तीनों पॉइंट्स आप लोगों को प्रिटी क्लियर है, अच्छे से समझ में आए हैं कि तीन पॉइंट्स क्या बात कह रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है उसको डिटेल में डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है, वो है नॉट इन अ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमें पता है ऑडिट अलग होता है, इन्वेस्टिगेशन अलग होता है, दोनों कभी भी सेम क्राइटेरिया में सेट हो ही नहीं सकते, इसलिए भी हम इन दोनों को कभी भी सेम मानते ही नहीं है। वेरी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या दे रखा है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, होता क्या है। देखिए, आपके पास में एक बैलेंस शीट बनाई हुई है। ये बैलेंस शीट आप लोगों ने 31 मार्च 2024 की बनाई है। लेट्स से बैलेंस शीट के नीचे आपने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी लिखी है। क्या लिखी है बैलेंस शीट के नीचे, आपने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी लिखी हुई है और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पर्टिकुलर अमाउंट की है। हम सबको पता है जब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है तो इसका मतलब होता है कि किसी भी सीन होने की संभावना बोले तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, पॉसिबिलिटी बहुत लो है किसी भी आउटफ्लो के होने की, तब आपका बनता है। अब मान के चलते हैं कि 5 अप्रैल 2024 में जिस भी लीगल केस के चलते मैंने ये पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रखी थी कि शायद मैं केस हार भी सकती हूँ, जिस भी लीगल केस के चलते मैंने की थी वो लीगल केस हम जीत चुके हैं, वो हमारा विन विन में आ चुका है, लीगल केस हम लोग जीत चुके हैं। अब क्योंकि आप ये लीगल केस यहाँ पे जीत चुके हैं तो हमारा ऑडिटर जो ऑडिट करने आया है, वो ऑडिटर ऑडिट करने कब आया है, वो ऑडिटर ऑडिट करने आया है मान के चलते हैं 5 मई 2024 को। अब देखो, एक इंफॉर्मेशन जो 31 मार्च 2024 को बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये इंफॉर्मेशन इस दिन तो बहुत ही ज्यादा क्या थी, रेलेवेंट थी, बट ये इंफॉर्मेशन इस दिन रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बीच में एक ये वाली घटना भी तो घट चुकी है ना। तो डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जब मैं 5 मई को अपना ऑडिट करने आऊंगी तो मैं ये देखूंगी कि इस इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस तो इस दिन खत्म हो चुकी थी। अब अगर मैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को चेक करती हूँ तो शायद मुझे किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लॉयर को, मुझे एक आर्टिकल इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कॉस्ट और टाइम दोनों ही बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं देखूंगी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का खर्चा कितना आ रहा है और ये इंफॉर्मेशन जरूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करूंगी और इस बैलेंस के चलते शायद मैं इस इंफॉर्मेशन को चेक भी ना करूं। अब क्योंकि मैंने रिलेवेंस की बेसिस पर इंफॉर्मेशन को चेक किया है तो मैं कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे ही नहीं सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रिलेवेंस के चलते मैंने छोड़ दिए होंगे, तो ईच एंड एवरी आइटम इज नॉट टेस्टेड बिकॉज हर एक इंफॉर्मेशन की रिलेवेंस खत्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि समय के साथ बातों की वैल्यू कम हो जाती है, उसी तरीके से समय के साथ इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्या पॉइंट लिख के दे रखे हैं हम लोगों को, द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर द टाइम एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। ऑडिटर एक बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, कि एक इंफॉर्मेशन कितना ज्यादा रिलायबल है और इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में खर्चा कितना लगने वाला है। इन दोनों फैक्टर्स के बीच में आपका एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है और उसी बैलेंस के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं क्या हमको इंफॉर्मेशन चेक करनी भी है या नहीं करनी। अब क्योंकि
कॉन्टेजेंट लायबिलिटी चेक ही नहीं की तो मैं गारंटी कैसे ले सकती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? मैं 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे ही नहीं सकती। अभी तक मैं 4 फैक्टर्स डिस्कस हुए। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व हुआ था। जजमेंट 2 फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है, सब्जेक्टिव डिसीजन एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसमें 3 बातें लिखी थी। एक सैम्पलिंग का था जो आपके ऊपर एक तरीके से प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, जो आपके ऊपर एक लीगल लिमिटेशन है। और वेरी लास्ट पॉइंट था फ्रॉड का। फिर ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। और लास्ट पॉइंट जो आप लोगों ने कवर किया है अभी यहाँ पर कि टाइमलीनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय की इन्फॉर्मेशन कम होने लगती है। वेरी लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में जो हमको दे रखा है वो टॉपिक है आप लोगों का फ्यूचर इवेंट्स का। देखो फ्यूचर इवेंट्स का टॉपिक क्या कहता है, बहुत सारे ऐसे फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जो किसी भी एंटिटी को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब जियो मार्केट के अंदर आया तो एयरसेल की गाड़ी चल ही रही थी, जैसे तैसे चल ही रही थी। लेकिन नवंबर 2016 में जियो मार्केट में आया और अगले साल तक एयरसेल मार्केट से गायब हो चुका था। क्या एयरसेल के गोइंग कंसर्न पे कोई फर्क था क्या? एयरसेल चल रहा था, चाहे जैसी भी रोलर कोस्टर राइड चल रही है, चल तो रहा था ना। लेकिन क्या कंपनी ही बंद हो जाएगी, इस बात के बारे में था क्या? भाई ऑडिटर ने साइन किया होगा ऑडिट रिपोर्ट को 2016 में, जहां उसने कहा होगा एंटिटी की गोइंग कंसर्न है, बट कुछ ही महीनों में एंटिटी गोइंग कंसर्न पर एक क्वेश्चन मार्क रेज हो गया क्योंकि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया था। वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर वी और आई बन चुके हैं, जो अभी तक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि एंटिटी के गोइंग कंसर्न पर बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मार्केट में अचानक से हो जाते हैं जो आपके एंटिटी के गोइंग कंसर्न के ऊपर एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, जो फैक्टर्स शायद पहले मार्केट में थे ही नहीं। तो अगर ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा तो ऑडिटर इस बात की गारंटी ले लेता है कि फ्यूचर के अंदर ये बिजनेस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और हम कभी भी गोइंग कंसर्न की गारंटी नहीं ले सकते। मार्केट में कोई भी इवेंट आ सकता है, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, आपकी बिल्डिंग अंडर इंश्योरेंस थी, उसकी इंश्योरेंस ही नहीं थी, हो सकता है आप बिजनेस रिवाइव ही ना कर पाओ। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से अपने गोइंग कंसर्न पे भी फर्क पड़ सकता है। फ्यूचर इवेंट्स or the condition may affect an entity adversely. Adverse event may seriously affect the ability of the entity to continue its operation or business may ceases to exist in the future date. इसकी वजह से मार्केट की कंडीशन में इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स क्लियर है। 5 पॉइंट कौन कौन से थे हमारे पास में? सबसे पहला पॉइंट था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट प्रोसीजर का, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। फिर आपके पास एक पॉइंट आया था कि आपकी जो ऑडिट चल रही है बेसिकली वहाँ पे आप फ्यूचर इवेंट्स पे कुछ नहीं कह सकते। टाइमलीनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हम लोगों को लिख के दे रखे थे। आई होप दीज फैक्टर्स आर क्लियर, और इसके साथ आपके वो 5 रीजंस भी क्लियर होते हैं कि ऑडिटर कभी भी इनहेरेंट लिमिटेशन और ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता। अब एक स्टेटमेंट पर ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट से कई बार पेपर आ जाता है कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड ही कैन नॉट। इसका मतलब ऑडिटर से ना तो कभी क्लाइंट इस बात की एक्सपेक्टेशन कर सकता है कि वह एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे, और ना ही कभी ऑडिटर खुद भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है। तो अगर कोई केस स्टडी आ जाती है कि एक ऑडिटर को उसका मैनेजमेंट बोलता है कि तुम मुझको एब्सोल्यूट एश्योरेंस लिख के दो, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकता है बिकॉज ऑफ दीज 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस। चलो, I hope these 5 inherent limitations are clear to you all. अब इसके बाद हम लोग अपना थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा जो थर्ड टॉपिक है यहाँ पर, वो थर्ड टॉपिक बात करता है स्कोप ऑफ ऑडिट की। क्या बात कर रहा है थर्ड टॉपिक अपन लोगों का? स्कोप ऑफ ऑडिट। देखो ऑडिट के स्कोप के अंदर ना हम लोगों को 2 चीजें कवर करनी है। ऑडिट के स्कोप के अंदर हम लोगों को 2 चीजों को कवर करना है। पहला फैक्टर जो हमें स्कोप में कवर करना है वो ये है कि व्हाट डज इट इंक्लूड्स, स्कोप में क्या क्या चीजें आती है। और सेकंड चीज जो हम इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं वो ये है कि व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, कौन से फैक्टर्स इसके अंदर नहीं आते हैं और कौन से फैक्टर इसके अंदर आते हैं। हम लोगों को अब ये 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहले 2 पॉइंट्स को समझने के बाद में जो हमारे पास सेकंड 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट डज इट इंक्लूड और व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। तो सबसे पहला पॉइंट, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है? इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। जो आपको बुक में लिख के दे रखा है वो क्या लिख के दे रखा है? इट कवर्स ऑल
एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। ये एक एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। फिर बुक में एक और बात भी क्लियर करके दे रखा है, ऑल एस्पेक्ट से आपका मतलब क्या है। अगर आप पार्ले जी की ऑडिट करने गए हो तो क्या वहां पे आपको इस फैक्टर के ऊपर भी ध्यान रखना है क्या कि पार्ले जी का बिस्किट बनता कैसे है, पैकेजिंग कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं भाई, इतना कुछ नहीं देखना है ऑडिटर को। ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो वो खाली किससे रिलेट है, वो रिलेटेड है खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। खाली किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में। तो इट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपको इंटरनल कंट्रोल भी अगर चेक करना है तो वो इंटरनल कंट्रोल भी सिर्फ उतना ही चेक करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है। जो कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करता वो आपको चेक भी नहीं करना है। तो इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, और ऑल एस्पेक्ट्स में से वही एस्पेक्ट्स आएंगे जो किससे रिलेटेड होंगे? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे। आई होप द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल कि इसके अंदर क्या आते हैं आपके, इसके अंदर आपके ऑडिट के सारे एस्पेक्ट आते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जिसमें हम लोग चेक करेंगे जो आपके स्कोप में आता है, सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। Sufficiency and reliability of financial information. Sufficiency and reliability of financial information. इन चीजों की आपको सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी को चेक करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इन चीजों को। देखो पॉइंट को ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है। क्या चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो ये अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल सेल्स, परचेजेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो लिखा हुआ है, रेंट जो जा रहा है, सैलरी जो जा रही है, बैलेंस शीट के अंदर आपका एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश इन हैंड, एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिटन, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कि जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, क्या वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सफिशिएंट एंड रिलायबल है भी या नहीं है। आपको इस बात को देखना है कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्या वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही लिखा है या नहीं लिखा। जिसके लिए सबसे पहला पॉइंट, ऑडिटर एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा क्या ये इंफॉर्मेशन सही है भी या सही नहीं है। इस रीजनेबल अश्योरेंस को ऑब्टेन करने के लिए हमारा ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर इसको ऑब्टेन करने के लिए टेस्ट करेगा, स्टडी करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को, अकाउंटिंग सिस्टम्स को चेक करेगा, एंटिटी की ट्रांजैक्शंस को चेक करेगा, जहाँ पे सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, वाउचिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, सब कुछ करेगा। और सब कुछ करने के बाद ऑडिटर इस बात के बारे में बताएगा कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट एज वेल एज रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, ये सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हमारे पास में आता है थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे लिख के दे रखा है वो थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपका? डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या दे रखा है? डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कहता है? देखो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कहा था? इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स में क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट और रिलायबल है या नहीं। थर्ड पॉइंट, ये जो इंफॉर्मेशन इसमें है जो सफिशिएंट एंड रिलायबल है क्या वो लिखी सही तरीके से है या नहीं, डिस्क्लोजर सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी को ना लॉस हुआ, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन सही है, कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लॉस हुआ है, बट लॉस उन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करने की जगह एसेट साइड में शो कर रखा है कि एंटिटी को करंट ईयर में लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, लॉस सब कुछ सही है, सफिशिएंट है, रिलायबल है, सब कुछ है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर सही नहीं है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट बहुत बड़ा है, हालांकि उसमें से लॉसेस माइनस नहीं कर रखे हैं, लॉसेस को तो एसेट साइड पे शो कर रखा है। तो डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डिस्क्लोजर, जितना भी डिस्क्लोजर होना था, क्या वो पूरा का पूरा डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल FRF हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी आपको चेक करना है। तो आपके काम के स्कोप के अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है, इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी।
that is related to financial statement sufficiency and reliability of audit financial information, जिसके लिए reasonable assurance obtain करोगे, जिसके लिए आप study करोगे, assess करोगे internal control को, accounting system को, vouching verification, सारे procedures लगा दोगे. फिर आप देखोगे जो information है क्या वो information disclose सही तरीके से है या नहीं. Disclose हम सही तरीके से तभी मानते हैं जब financial statement properly as per applicable FRF बनाए जा रहे हो. आई होप स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स, देखो क्या लिखा हुआ है. Scope of audit, what it includes. The following points are included in the scope of audit of financial statement. सबसे पहला point, it cover all aspects of the entity. All aspects का मतलब वो सारी बातें जो relevant है financial statement of the entity, वो सारी बातें इसके अंदर आएगी. Very next point, reliability and sufficiency of financial information. Information है, information ये वो information है जो accounting record and source है, जो किसमें लिखे हुए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है वो सफिशिएंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए ऑडिटर बेसिकली स्टडी करेगा, असेस करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल को, एप्रोप्रिएट टेस्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा, सारे के सारे काम यहाँ पे करके देखेगा. Next, a proper disclosure of financial information. Financial information should be disclosed as per applicable statutory requirement. That is, as per applicable FRF information disclose होना चाहिए. तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीजें आती हैं, आई होप ये बात भी आप लोगों को क्लियर रहा होगा. तो स्कोप ऑफ ऑडिट में 3 बातें आती हैं. उसी तरीके से जो बातें स्कोप में नहीं आती हैं वो भी अपने पास 3 ही है. जो बातें स्कोप में आती थी वो भी 3 फैक्टर्स थे, और जो बातें अब स्कोप में नहीं आती हैं वो भी अपने आप में कितने फैक्टर्स ही हैं, वो भी 3 फैक्टर्स हैं. पहला पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन हमारे स्कोप में नहीं आता. हम कभी भी किसी भी क्लाइंट के प्लेस पे जाके सर्च एंड सीजर नहीं कर सकते हैं, उनकी अलमीरा तोड़ तोड़ के उनका डेटा नहीं निकाल सकते. अभी आपने पढ़ा था यार कि मैनेजमेंट जितनी इंफॉर्मेशन देगा उसी के बेसिस पर ऑडिट करनी पड़ेगी. हर एक इंफॉर्मेशन को आप ऐसे नहीं ऑब्टेन कर सकते हो. तो इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट यहाँ से जा चुका है. सबसे अगला पॉइंट यहाँ पर, जो अगला पॉइंट है, आप ये नहीं बता सकते कि कोई भी इनवॉइस या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है. ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते यार. ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या है, आप ये नहीं बता सकते डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं. हाँ, आप ये जरूर बता सकते हो डॉक्यूमेंट पर जो लिखा हुआ है, जैसे सेल्स का एक बिल है, सेल्स के बिल पे जीएसटी नंबर सही लिखा है या नहीं लिखा हुआ, आईजीएसटी सीजीएसटी सही कैलकुलेट हुआ है नहीं हुआ, एचएसएन कोड सही हुआ है नहीं, जेन्युइनली सेल्स हुई है या नहीं हुई, तुम ये देख सकते हो. फिर सेल का बिल नकली भी तो हो सकता है, एक रेंट एग्रीमेंट नकली भी तो हो सकता है. रेंट एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, उस पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन सही है, ट्रांजेक्शन टेक प्लेस है, ऑकरेंस एग्जिस्टेंस, तुमने सारे असर्शंस चेक कर दिए, सब कुछ है, उसके बावजूद भी तो एक इनवॉइस, एक कॉन्ट्रैक्ट नकली हो सकता है ना. तो ऑथेंटिकेशन चेक नहीं कर सकते हो. और लास्ट पॉइंट, एनीथिंग जो फॉल करता है आउटसाइड द डोमेन, एनीथिंग विच फॉल्स आउटसाइड द डोमेन ऑफ द मैनेजमेंट, आपका ऑडिटर, जो आपके दायरे से बाहर. फॉर एग्जाम्पल, आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे. अभी मानो मैं जिस बिल्डिंग में खड़ी हूँ तो उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन देखना है, तो मैं क्या देखूंगी, उसकी बुक वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन का एस्टिमेटेड रेट मैंने क्या ले रखा है, प्लस माइनस को चेक करूंगी, कैलकुलेशंस चेक करूंगी, दैट्स इट. परचेज वैल्यू क्या थी, चाहूंगी तो जिस दिन से बिल्डिंग परचेज हुई है उस दिन से लेकर अभी तक का सारा चेक कर डालूंगी. बट क्या मैं अपने हाथ में एक हथौड़ा लेकर इसको तोड़कर इसके सरिये की या इसके सीमेंट की स्ट्रेंथ को चेक करूंगी कि एक्चुअली में इस बिल्डिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये अपने काम नहीं है. ये सिविल इंजीनियर्स करेंगे, ये मेरे डोमेन से बाहर है. मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू डिटरमाइन नहीं करने आई, मैं इसकी बुक वैल्यू डिटरमाइन करने आई हूँ कि जो बुक वैल्यू लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है. एक्चुअली में इसकी वैल्यू, रियलिटी में जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू हो या ना हो, मैं इस बात को चेक करने कभी भी नहीं आई. तो कोई भी चीज जो मेरे दायरे से बाहर है मैं उसको परफॉर्म नहीं करूंगी. तो 3 बातें इसमें आ जाती है. पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनवॉइस या डॉक्यूमेंट, तीसरा एनीथिंग विच फॉल्स आउटसाइड द डोमेन ऑफ द ऑडिटर. तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर क्या क्या काम नहीं कर सकता, स्कोप में क्या क्या नहीं आता. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच फॉल्स आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस. फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स लाइक मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सिमिलर तरीके से ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक द बिल्डिंग.
इसके लिए आपको सिविल इंजीनियर होना पड़ेगा। ये था मेरा पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तुम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, आपके पास कोई लीगल पावर नहीं है स्टेटमेंट को ओथ पे विटनेस करने की, सर्च करने की, ये सारी पावर्स हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक में इस चैप्टर में हम 3 बातें कवर करी। डेफिनेशन, ऐसे 200 के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या था, फिर आप लोगों ने देखा स्कोप क्या है, ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आता है और ऑडिट के स्कोप में क्या क्या नहीं आता है। ये 3 पॉइंट्स आई थिंक क्लियर है। अब देखो इन 3 पॉइंट्स के बाद में हम लोग अपना अगला टॉपिक डिस्कस करने चलते हैं कि आपका अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। देखो अश्योरेंस एंगेजमेंट एक वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाता है ऑडिट के। आजकल आप मानो तो अश्योरेंस एंगेजमेंट ICAI का भी फेवरेट टॉपिक्स में से आता है कि अश्योरेंस एंगेजमेंट होता क्या है। अश्योरेंस एंगेजमेंट के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें 2 मुद्दों को समझना है। एक हम लोगों को समझना है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दूसरा हम लोगों को ये समझना है कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किस किस पर होते हैं और कौन सा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कहाँ जाके लगता है। देखो अपने पास ना 2 वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है ऑडिटर और एक वर्ड होता है प्रैक्टिशनर। क्या वर्ड बोला मैंने, एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पर प्रैक्टिशनर और एक वर्ड जो मैंने बोला वो वर्ड है हमारे पास में ऑडिटर। एक CA इन प्रैक्टिस को, एक CA जो इन प्रैक्टिस है, एक CA इन प्रैक्टिस को आम तौर पर हम लोग प्रैक्टिशनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर। अब एक CA इन प्रैक्टिस जो प्रैक्टिशनर है वो ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है। वो क्या बनने के लिए क्वालिफाइड है, ऑडिटर। ऑडिटर हम आपको सिर्फ और सिर्फ तब बोलते हैं जब आप कौन सा काम कर रहे हो, ऑडिट का काम कर रहे हो। जब आप ऑडिट का काम कर रहे हो तो आप क्या फॉलो करते हो, आप SA फॉलो करते हो। तो हमने क्या पॉइंट बोला बेसिकली कि एक CA इन प्रैक्टिस होता है जिसे आप लोग बेसिकली प्रैक्टिशनर बोलते हो। जब ये प्रैक्टिशनर ऑडिट करता है तभी ये क्या कहलाता है, ऑडिटर कहलाता है। ऑडिटर SA को फॉलो करता है। तो प्रैक्टिशनर का क्या काम है, प्रैक्टिशनर का ना स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइड है। इसी स्कोप को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्या है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, देखो एक तो अभी आप लोगों ने बोला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अब मैं आपको क्या वर्ड सिखाने जा रही हूँ, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो मैंने अभी वर्ड बोला, ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आपके एप्लीकेबल होते हैं प्रैक्टिशनर के ऊपर। किस पर एप्लीकेबल होते हैं, ये आपके प्रैक्टिशनर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। देखो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को अब हम लोग डिटेल में एक एक करके समझते हुए चलते हैं। ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आखिर होते क्या हैं। देखो एक ऑडिटर या ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा एक प्रैक्टिशनर। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स मैंने अभी कहा किस पर अप्लाई होते हैं, एक प्रैक्टिशनर पर अप्लाई होते हैं। एक प्रैक्टिशनर ना 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कितने टाइप की सर्विसेज देता है एक प्रैक्टिशनर, 2 टाइप की सर्विसेज देता है। एक तो वो आपको देता है अश्योरेंस सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज देता है, एक तो अश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है। अश्योरेंस सर्विसेज, और एक आपको मिलती है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। तो एक तो मिली अश्योरेंस सर्विसेज और एक आपको मिली नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। तो कितने टाइप की सर्विसेज हुई हमारे पास में, यहाँ पे 2 टाइप की सर्विसेज हो रही है। एक कौन सी है, अश्योरेंस सर्विसेज, और एक कौन सी है हमारे पास में, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। अब इन दोनों को समझते हैं। देखो प्रैक्टिशनर अश्योरेंस भी देता है, नॉन अश्योरेंस भी देता है। नॉन अश्योरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज होती क्या है। क्या आप लोगों ने एक बात सुना है कि CA इन प्रैक्टिस क्या बुक कीपिंग का काम कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। एक CA इन प्रैक्टिस जब बुक कीपिंग का काम कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल बनाने का काम कर रहा है, मैनेजमेंट को कंसल्टेंसी का काम करवा के दे रहा है, तब वो कहलाती है कि एक CA इन प्रैक्टिस नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है। कौन सा सर्विसेज दे रहा है, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, जहां पर आपका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ
ऑडिट करना नहीं है, बल्कि जिन स्टेटमेंट्स की आप ऑडिट करने वाले हो, जिस इंटरनल कंट्रोल की आप ऑडिट करने वाले हो, आप वो इंटरनल कंट्रोल बनवा रहे हो, आप उस इंटरनल कंट्रोल को चेक नहीं कर रहे, ओपिनियन नहीं दे रहे, बल्कि उसको डिजाइन, उसके ऑपरेशंस में हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने की बात कर रहे हो। तो जब एक ऑडिटर असिस्ट करता है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, तो अब वो कहलाती है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे आप अश्योरेंस या ओपिनियन नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर रहे हो। एंड इस पॉइंट पे आप ऑडिटर नहीं कहलाओगे, इस पॉइंट पे आप प्रैक्टिशनर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? आप एक प्रैक्टिशनर कहलाओगे। तो जब आपका एक सीए इन प्रैक्टिस जो है वो क्या करने वाला है? असिस्ट करने वाला है। किसको असिस्ट करने वाला है? मैनेजमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तब वो क्या कहलाती हैं? आपकी नॉन अश्योरेंस सर्विसेज कहलाती है। कौन से सर्विसेज कहलाती हैं? नॉन अश्योरेंस सर्विसेज कहलाती है। और इस नॉन अश्योरेंस सर्विसेज के अंदर आप ये बात अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली लिख कर देते हो कि आपने यहाँ पर कोई अश्योरेंस और किसी भी प्रकार का कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया है। इस बात को आप क्लियरली लिख कर दोगे कि आपने किसी भी प्रकार का अश्योरेंस या किसी भी प्रकार का ओपिनियन नहीं दिया है। यहाँ पे जो रिपोर्ट आप देते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन रिपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कंपाइलेशन रिपोर्ट बोलते हैं। और यहाँ ऑडिटर पे जो स्टैंडर्ड्स यहाँ प्रैक्टिशनर पे जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्या कहलाती हैं वो? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इन शॉर्ट दीज आर SRS। इन शॉर्ट ये क्या कहलाती हैं? SRS कहलाती हैं। तो जब आपका एक प्रैक्टिशनर जो है वो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प नहीं कर रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर रहा है, उसकी चेकिंग नहीं कर रहा, उसकी ऑडिटिंग नहीं कर रहा है, तब वो कहलाता है बेसिकली नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। यहाँ पर ऑडिटर जो चीज प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं SRS। SRS इज योर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो आप एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की बात करते हो, वो लगता है प्रैक्टिशनर पे। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का एक टाइप आ जाता है SRS, दैट इज योर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। आई होप ये वाली बात अब आपको क्लियर है। अब अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है अश्योरेंस सर्विसेज। देखो, अश्योरेंस सर्विसेज के अंदर ना ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने की बात कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, इसीलिए अश्योरेंस सर्विसेज कहा गया है। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज थी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आप मैनेजमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल बनाने में। इन शॉर्ट आप सेक्शन 144 वाले काम कर रहे हो। कौन से काम कर रहे हो? सेक्शन 144 वाले काम कर रहे हो। अश्योरेंस सर्विसेज के अंदर जो हम लोगों का पॉइंट यहाँ पर आता है वो पॉइंट क्या दे रखा है? अश्योरेंस सर्विसेज के अंदर या तो अब आप ऑडिट करने गए हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। किसकी ऑडिट करने गए हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो अब आप कहते हो अश्योरेंस सर्विसेज है। या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं कर रहे हो, आप अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि कुछ हमारे पास में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास में अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके के हैं, हिस्टोरिकल, अदर देन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होते हैं जो पास्ट के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो पास्ट के इवेंट्स पे नहीं, जो बल्कि आपके फ्यूचर के इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं। एक पर्सन है, उसने स्टार्टअप शुरू किया है, उसको बैंक से लोन लेने जाना है, तो वो अपने आने वाले 5 सालों का आपको बताने वाला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनने वाला है, बिजनेस कैसे ग्रो करने वाला है, मैं पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज करने वाला हूँ। दैट इज योर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो जब एक ऑडिटर जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक ना कर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक ना करके अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, इसका मतलब जब वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर जब वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जब वो प्रोजेक्टेड
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकी बात कर रहा है, तब हम लोग कहते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर आप किसी एंटिटी के स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने गए हो, इंटरनल कंट्रोल पर अश्योरेंस दे रहे हो। जब भी आपको ऑडिटर अश्योरेंस का काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? जब भी आपका ऑडिटर बेसिकली अश्योरेंस का काम कर रहा है इन सर्विसेज के ऊपर, चाहे वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, जब भी वो अश्योरेंस का काम कर रहा है तो कहलाता है कि आप वहां पर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हो। किसको देख रहे हो आप वहां पर? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हो। और जब आप अश्योरेंस का काम करते हो तो वहां पर जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं उन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब जब मेरा ऑडिटर स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जब हमारा ऑडिटर स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऑडिटर को चेक क्या करना है? यहाँ पर ऑडिटर को ये देखना है कि जिन अजम्पशंस के बेसिस पर एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना है, क्या ये अजम्पशंस रीजनेबल अजम्पशन है भी या नहीं है? क्या ये अजम्पशन सही तरीके से डिस्क्लोज करे गए हैं या नहीं करे गए? क्या इनको एज पर एप्लीकेबल FRF ही प्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया? ऑडिटर यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकता क्योंकि ये हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में हो सकता है। इसके लिए ऑडिटर इन अजम्पशन को, जिन अजम्पशन के बेसिस पर आपके प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, उनकी एक्यूरेसी को चेक कर रहा है कि अजम्पशंस को डिस्क्लोज सही किया है, प्रेजेंट सही किया है और रीजनेबल तरीके से लिखे हैं या नहीं लिखे हुए हैं। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर आपका आता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात जब आती है तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती है। कितनी चीजें आ जाती हैं? दो। एक पॉइंट तो क्या आता है इसमें? ऑडिट। और एक पॉइंट इसमें क्या आ जाता है? रिव्यू का आ जाता है। अब जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो वो रिव्यू किस चीज का हो रहा है? रिव्यू आप लोगों का होता है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किनका होता है रिव्यू? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या फिर आप जो बोलते हैं ना इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनका रिव्यू होता है। रिव्यू करते वक्त ऑडिटर हमेशा लो लेवल ऑफ अश्योरेंस ही प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा लगते हैं। यहाँ पर ऑडिटर कुछ ही प्रोसीजर्स परफॉर्म कर पाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है क्योंकि फ्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप एक लिमिटेड कंक्लूजन को ही ड्रॉ कर पाते हो, और क्योंकि लिमिटेड कंक्लूजन ही ड्रॉ हो पा रहा है इसलिए यहाँ पर लोअर लेवल, मॉडरेट लेवल या फिर आप एक लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस ही दे पाते हो। कौन सा लेवल ऑफ अश्योरेंस? लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस ही दे पाते हो। तो यहाँ पॉइंट अभी तक में मैंने क्या बोला? अभी तक में मेरा जो पॉइंट यहाँ पे चल रहा था कि ऑडिटर जो है जब वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ऑडिट होता है और एक क्या होता है? रिव्यू होता है। जब ऑडिट हो रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो फिर यहाँ पर जब रिव्यू हो रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। इसमें बहुत ही कम प्रोसीजर्स लगते हैं, लिमिटेड कंक्लूजन परफॉर्म होता है, लो या मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस ही दिया जाता है। इस पर जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं उनको बोला जाता है आपका स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। इन शॉर्ट SRE। क्या कहलाता है शॉर्ट में? SRE कहलाता है। यहाँ पर आप इन शॉर्ट SAE कहते हो जब आप अश्योरेंस की सर्विसेज दे रहे हो प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। इसको अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसमें हम ये चेक करते हैं जिन अजम्पशन के बेसिस पर ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है क्या वो अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं, इनका डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन एज पर एप्लीकेबल FRF हो रहा है या नहीं हो रहा। अश्योरेंस सर्विसेज में ऑडिटर अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस दो टाइप की सर्विसेज दे रहा था। अश्योरेंस सर्विसेज में हमारे पास में अभी तक में दो पढ़ा है हम लोगों ने, एक पढ़ा है रिव्यू और एक पढ़ा है अश्योरेंस। अब पढ़ते हैं ऑडिट। ऑडिट किसका होता है? ऑडिट होते हैं आपके जो ये एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं इनका ऑडिट किया जाता है। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट हो रहा है तो ऑडिटर यहाँ पर डिटेल्ड प्रोसीजर्स लगाता है। ऑडिटर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए डिटेल्ड प्रोसीजर लगाता है ताकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन
ऑब्टेन किया जा सके। डिटेल प्रोसीजर लगाने के बाद ऑडिटर यहाँ पर डिटेल्ड कंक्लूजन भी ड्रॉ करता है। कंक्लूजन भी कैसा ड्रॉ होता है, यहाँ पे डिटेल्ड कंक्लूजन ही ड्रॉ करता है। और डिटेल्ड कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद में ऑडिटर यहाँ पे प्रोवाइड करता है हाई लेवल रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सा अश्योरेंस देता है ऑडिटर? हाई लेवल रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ जो चीज़ अप्लाई होती है वो हम सबको पता है, वो क्या कहलाते हैं आपके ऑडिट में जो चीज़ अप्लाई होती है वो कहलाते हैं आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है एस और ए। क्या शॉर्ट फॉर्म है? एस ए। तो ऑडिटर देखा जाए तो कितने टाइप की सर्विसेज देता है? दो, अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस सर्विसेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अश्योरेंस, रिव्यू और ऑडिट। अश्योरेंस किसका हो रहा है? अश्योरेंस हो रहा है प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो रहा है। यहाँ पर आप इनके रीजनेबलनेस को चेक करते हो। ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो फ्यूचर के इवेंट्स के बेसिस पर बनी हुई हैं। रिव्यू जब हुआ वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है और ऑडिट जब होता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। ऑडिट और रिव्यू दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। अपने पास 4 चीजें हैं, एस ए, एस आर ई, एस ए ई, एस आर एस, और इन चारों को मिलाकर ही एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारों को मिलाकर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए शॉर्ट में एक और बार समझाती हूँ पूरी बात को। हमारे पास में आते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्या आते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में एक आता है एस आर एस, एक आता है एस ए ई, फिर एक आता है मेरे पास में एस आर ई, एक आएगा हमारे पास में एस आर ई, और एक आता है मेरे पास में एस ए। फिर हमने क्या पॉइंट कहा यहाँ पे? ये जिसका हो रहा है उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जिसका हो रहा है उसे हम बोलते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर ऑडिटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवा रहा है, उसको चेक नहीं करवा रहा है। क्या करवा रहा है ऑडिटर? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा है, उसको चेक नहीं कर रहा है। इतना सा पॉइंट हम लोगों ने देखा। इस पॉइंट के बाद में अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये आपका होता है एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये आपका होता है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका होता है इंटरनल कंट्रोल्स का या फिर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है। क्लियर है? यहाँ पे तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हो रहा था। फिर हमने जो अगला पॉइंट यहाँ पे देखा कि इसके अंदर ऑडिटर जो है वो क्या देता है? हाई लेवल रीजनेबल अश्योरेंस देता है। हाई लेवल रीजनेबल अश्योरेंस देता है। फिर इन दोनों के अंदर हमारा ऑडिटर जो है वो लो लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहा है। हम लोग एस ए ई और एस आर ई दोनों के अंदर ही लो लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहे हैं। इस केस में मेरा ऑडिटर ना तो कोई अश्योरेंस दे रहा है, ना तो कोई अश्योरेंस दे रहा है। इस केस के अंदर हमारा ऑडिटर ना तो कोई अश्योरेंस दे रहा है और ना ही ये ऑडिटर किसी भी तरीके का कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है। यही बात आती है। और इन चारों को एक साथ मिलाकर जो कहा जाता है वो कहलाता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को इशू कौन करता है? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड को AASB इशू करता है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बोर्ड इशू ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ ICAI। इसका मतलब एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को ICAI के थ्रू इशू करवाया जाता है। ICAI के अंदर एक बॉडी है जो बॉडी इसको इशू करके देती है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। SRS, SAE, SRE और SA का टॉपिक। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को क्या लिख के दे रखे हैं? द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ, मैंने कहा था ना अथॉरिटी ऑफ ICAI इशू होता है। ICAI के अंदर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इसको इशू करता है विच इज नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, जिसमें आता है SA, SRE,
SAE and SRS. SA apply to audit of historical financial statement, SAE apply to review of historical financial statement और SAE apply to other than historical financial information. अब यहाँ पर बेसिकली आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो SRS के अंदर. अब आता है हमारे पास वेरी नेक्स्ट पॉइंट, SA क्या होते हैं आपके पास में, SA अप्लाई होते हैं कंटेंट्स टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि SA जो अप्लाई होते हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही अप्लाई होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि ऑडिटर ऑडिट किस तरीके से करता है. नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, SA 200, 230, 315. देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स आई होप आप लोगों को प्रिटी क्लियर होंगे कि ऐसे कौन कौन से होते हैं. ऐसे के बाद आता है आपके पास में स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट कंसिस्ट ऑफ जहां पे आप रिव्यू कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. अब यहाँ रिव्यू जब आप कर रहे हो तो ये आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस. कैसा अश्योरेंस है, लिमिटेड. मैंने कहा था ना रिव्यू में आप लोग कम प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो. रिव्यू के केस के अंदर आप लोग बेसिकली कम एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हो. रिव्यू के केस में आपका कंक्लूजन लिमिटेड है तो आपका अश्योरेंस भी लो लिमिटेड या लोअर लेवल ही था यहाँ पर. तो लिमिटेड अश्योरेंस होता है जहां पर आप लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो देन द ऑडिट. ये इन्वॉल्व करता है कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स को एज कंपेयर टू ऑडिट. सिंस रिव्यू आल्सो प्रोवाइड अश्योरेंस टू द यूजर्स, तो यहाँ पर भी आपको ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं. अपने पास दो ही रिव्यूज हैं, SRE हैं. दोनों को इन डिटेल हम लोग फाइनल के लेवल पर पढ़ेंगे. रिव्यू के बाद अपने पास कौन सा वर्ड आता है, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट. वो स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट अप्लाई होता है ऑन द सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. हिस्टोरिकल पे जो चीज अप्लाई हुई थी वो अदर देन मतलब प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव. इसके अंदर आप ये अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू है, ऑडिट एंड रिव्यू के अलावा में आता है. एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव, जो फ्यूचर के इवेंट से रिलेट करता है उसको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. ये हिस्टोरिकल नहीं है, पास्ट के इवेंट्स पे नहीं है, बल्कि फ्यूचर के इवेंट्स पर बेस्ड है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहा जाता. इसको प्रोस्पेक्टिव या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है. ये भी दो है, इन दोनों का डिटेल भी CA फाइनल के अंदर ही पढ़ा जाएगा. अब आता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज. तो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज के बारे में समझते हैं. स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज आपका क्या होता है, इसके अंदर एक प्रैक्टिशनर को बुलाया जाता है, कॉल्ड अपॉन, जो असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेनिंग एश्योरेंस ऑन द इंफॉर्मेशन. एक तरह का कंपाइलेशन एंगेजमेंट होता है जो रिलेटेड सर्विसेज में आता है, जहां पे प्रैक्टिशनर रिपोर्ट इशू करेगा. रिपोर्ट में क्लियरली लिखेगा कि ना तो इसने कोई अश्योरेंस दिया है ना ही कोई ओपिनियन एक्सप्रेस किया है. ये बात लिखनी पड़ती है रिपोर्ट में ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है CA के थ्रू या फिर ऑडिट करी गई है एक CA के थ्रू. इस बात के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए. इसमें भी अपने पास में 2 SRS है, इन दोनों का डिटेल भी हम लोग फाइनल के लेवल पर पढ़ेंगे. आई होप आप लोगों को एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होता क्या है. इसी के साथ हम लोगों ने और भी थोड़े बहुत टॉपिक है जो कवर कर लिए हैं इस चार्ट के अंदर ही. चलो उन टॉपिक्स को भी समझ लेते हैं फिर हम लोग. मीनिंग ऑफ रिव्यू वर्सेस ऑडिट. हमने देखा रिव्यू और ऑडिट दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हो रही थी. फिर हमने देखा रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था, ऑडिट आपका जो था वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था. ऑडिट में डिटेल्ड प्रोसीजर लगा, डिटेल्ड एविडेंसेस ऑब्टेन हुए, डिटेल्ड कंक्लूजन ड्रॉ हुआ था. लेकिन रिव्यू के अंदर लिमिटेड अश्योरेंस मिल रहा था क्योंकि लिमिटेड प्रोसीजर्स लगाए गए थे, लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ हुआ था. कुछ यही पढ़ा था अभी हम लोगों ने. जस्ट गिव अप 1 सिंगल मिनट ऑफ टाइम, जरा 1 मिनट का टाइम दो अपने आप को और जरा इस डिफरेंस को रीड करो. क्या इस डिफरेंस के अंदर यही बात कही गई है जो अभी हम लोग चार्ट में समझ के आए थे? Just go through these 4 points. आई होप आप लोगों को क्लियर है. अभी हम लोगों ने यही वाली बात को यहाँ पे पढ़ा था. इसके साथ में देखो आपको क्या लिख के दिया. अश्योरेंस में कितने टाइप की सर्विसेज आई थी? 3. ऑडिट, रिव्यू और एक अश्योरेंस एंगेजमेंट ही आया था.
ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ा वो था हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक था हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक था अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें आई थी, ऑडिट और रिव्यू। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टिव का हो रहा था, यही बात पढ़ी थी ना अभी। देखो क्या लिखा है, beside reasonable assurance engagement and limited assurance engagement there is another kind of assurance engagement जो relate करती है matters other than historical financial information। ये relate करता है prospective financial statement या information के साथ में, जहां पर आप assurance internal control पर भी provide करते हो। prospective financial information का मतलब क्या है? information based on assumptions about the future events। हम लोग यहाँ पर future events के ऊपर assumption कर रहे हैं कि future में growth जो है वो 10% से बढ़ेगी, 15% से बढ़ेगी, मार्केट इतना ग्रो होगा, मेरा कस्टमर्स इतना ग्रो हो जाएगा, जिस बेसिस पर मैंने एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया है। ये फॉरकास्ट और प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड होती है, इसके अंदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव। हमने क्या बताया था, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट के इवेंट्स पर बेस्ड होता है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर के इवेंट्स पर बेस्ड होता है। फॉर्मर का मतलब है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इकोनॉमिक इवेंट्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जो अकर हो रहे हैं पास्ट के पीरियड के अंदर। Whereas the लेटर बोले तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द assumptions about the occurrence of the future events and possible actions of the entity in the future। Therefore हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ पे रूटेड होंगे? पास्ट के इवेंट्स में रूटेड होंगे। और वेयर एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करते हैं? इट रिलेट्स टू द फ्यूचर इवेंट्स। किससे रिलेट कर रहे हैं? ये आपके फ्यूचर के इवेंट्स से रिलेट कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? अब आता है अगला पॉइंट जो हमें यहाँ लिख के दिया, इन द इशुएंस ऑफ इन्वॉल्विंग। जब आप इशू कर रहे हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रैक्टिशनर यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करता है कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पशन यूज करे हैं ऑन विच प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड, वो अनरीजनेबल तो नहीं है, वो रीजनेबल है भी या नहीं है। वेदर द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन एंड प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। क्या हर चीज को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया है या नहीं, इस चीज को अपना ऑडिटर जो है वो लास्ट में क्रॉस चेक करेगा। अपना ऑडिटर इस बात को देखकर बताएगा। क्या आप लोगों को एंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्लियर है? आई होप एंगेजमेंट स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत या ऑलमोस्ट रिवाइज भी हो चुका होगा आप लोगों को कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। चलो अब इन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के बाद में हम लोग एक अगला टॉपिक देखते हैं। हमारे पास में एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के साथ एक वर्ड लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्या दे रखा था? स्टैंडर्ड्स ऑन standards on quality controls. In short, it is known as SQC. क्या कहलाता है ये? SQC, Standards on Quality Control. What is quality control? कोई भी काम जो है प्रॉपर क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसे कहा जाता है क्वालिटी कंट्रोल। इट मीन्स आप जो ऑडिट कर रहे हो, चाहे रिव्यू कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, इट शुड बी एज पर प्रॉपर क्वालिटी। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल किस पर होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल होते हैं आपके ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर। किस पर एप्लीकेबल होते हैं? या आपके ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वेदर इट इज SA, वेदर इट इज SRE, वेदर इट इज SAE, वेदर इट इज SRS, किसी पर भी एप्लीकेबल हो रहे हो ये। आपका पॉइंट यहाँ पर ये आएगा ही आएगा। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल अबाउट योर SA, SRE, SAE एंड SRS। अब कैसे कहलाएगा कि एक फर्म जो है, फर्म का पर्सोनल जो है या फर्म के एंगेजमेंट टीम जो है, वो टीम अगर कंप्लाई करेगी इन 3 फैक्टर्स के साथ में, इन 3 फैक्टर्स के साथ में, तब कहलाया जाएगा कि वट एवर एंगेजमेंट एन ऑडिटर या एन प्रैक्टिशनर इज प्रोवाइडिंग, वो प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो पूरा का पूरा काम प्रॉपर क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो इन्हीं फैक्टर्स पे माना जाएगा जब आप कंप्लाई करते हो इन 3 फैक्टर्स के साथ में। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास में? सबसे पहला फैक्टर क्या लिखा था?
कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले अगर सारे के सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है तब कहलाएगा कि काम क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब अगर SRS अप्लाई हुआ तब SRS को फॉलो करते हो, SAE है, SRE है, ऐसे है, कोई भी आपके ऊपर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, आप सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो कर रहे हो तो माना जाता है काम क्वालिटी के अकॉर्डिंग हुआ है। अब एक ऑडिटर के ऊपर स्टैंडर्ड्स के अलावा कुछ लॉ एंड रेगुलेशन भी अप्लाई होते हैं। अगर आपको सेबी ने कुछ रूल्स बना रखा है तो आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कंपनीज एक्ट कुछ बोलता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम सबको पता है स्टैंडर्ड्स और लॉ में अगर किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो हम लोग लॉ सुपरसीड करता है स्टैंडर्ड्स को। कभी भी आपके स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई बात जो है वो कभी भी लॉ को सुपरसीड नहीं करता। इस चीज को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा है तो लॉ भी फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। इसके साथ वेरी लास्ट पॉइंट जो हमारे पास में आता है तो आता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, सारे लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। इशुएंस ऑफ रिपोर्ट, आपको वही रिपोर्ट इशू करनी है जो रिपोर्ट्स गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर एप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल, आपने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, आपने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, सारे स्टैंडर्ड्स को आपने एग्जैक्टली फॉलो किया, स्टैंडर्ड्स में जो भी लिखा हुआ था आपने सारे लॉ को फॉलो किया। इनको फॉलो करने के बाद तुम्हारा ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुमने अनमॉडिफाई ओपिनियन दे दिया है तो हो सकता है कि है ही तुमने अपना काम क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं किया। तो तीनों चीजों का होना जरूरी है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, लॉ एंड रेगुलेशन भी होना चाहिए, और आप जो भी काम परफॉर्म कर रहे हो वो काम करते वक्त आपको एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट भी इशू करनी है जो रिपोर्ट उन सर्कमस्टेंसेस में एप्रोप्रिएट है। अगर ये तीनों चीजें एप्लीकेबल है तभी माना जाता है काम क्वालिटी कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग हुआ है, SQC के अकॉर्डिंग हुआ है। तो SQC में कितनी बातें आती हैं? 3 बातें आती हैं। पहला पॉइंट हमें क्या कहा था SQC के अंदर? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। सेकंड पॉइंट लॉ एंड रेगुलेशन। थर्ड पॉइंट इशुएंस ऑफ रिपोर्ट एज पर सर्कमस्टेंसेस। SQC एप्लीकेबल किस पर है? SQC एप्लीकेबल है सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिवाइज्ड। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, देखो क्या लिख के दे रखे हैं। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल हैज बीन इशूड, ताकि इस बात को गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके कि जब भी एक फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जब वो ऑडिट कर रहा है, जब वो रिव्यू कर रहा है, जब वो अदर अश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है, जब वो रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। इन शॉर्ट, जब आप सारे के सारे एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, हर तरीके की एंगेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते वक्त आप कई काम क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी ये बात मानी जाती है। इट रिक्वायर्स, ये क्या रिक्वायर करता है कि एक ऑडिटर को, प्रैक्टिशनर को स्टैब्लिश करना चाहिए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की फर्म और फर्म के सारे पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं। किसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं? 3 चीजें। पहला पॉइंट है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, दूसरा है रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, तीसरा है रिपोर्ट इशू जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजों के साथ कंप्लायंस हो रहा है तब माना जाएगा कि आपका काम क्वालिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो SQC में आपको यही बात लिख के दे रखी है। तो SA क्या होता है, SQC क्या होता है, SRS क्या है, SAE क्या है, सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आप लोगों को रिवाइज हो गए हैं। अब एक आधी बार अगर आप रीड भी करेंगे तो आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगे। ऑडिट की लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस रखिए, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए। एक वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं। खास ऐसा कुछ बड़ी वाली बातें नहीं लिख के दे रखी, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो लास्ट टॉपिक कवर करने के बाद में हम लोग एक मिसलेनियस टॉपिक्स की तरफ चलेंगे जो 15 से 20 मिनट हम लोगों के लेगा और अपना ऑडिट का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। टॉपिक है हमारा अगला अश्योरेंस एंगेजमेंट। का मतलब क्या होता है, प्लस अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक ना छोटा सा चार्ट देखते हैं। मैनेजमेंट का जो काम है, वो काम क्या होता है? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट का काम है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। मैनेजमेंट बेसिकली अपॉइंट करता है, खुद
या शेयर होल्डर्स के थ्रू एक ऑडिटर को। इस ऑडिटर का क्या काम है? इस ऑडिटर का काम है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिनेशन करना। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन SA के अकॉर्डिंग होती है, मतलब जो भी प्रोसीजर लगेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? SA के अकॉर्डिंग लगेंगे। इसको करने के बाद ऑडिटर एविडेंसेस ऑब्टेन करता है। हम लोगों को पता है एविडेंसेस कैसे होने चाहिए। हमारे जो एविडेंसेस ऑब्टेन होंगे वो सफिशिएंट भी होने चाहिए एंड वो एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। सफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है अपने पास में क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब होता है हमारे पास में क्वालिटी। क्या होता है? एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब क्वालिटी होता है। चलो भाई, इतना भी हो गया। अब ये करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा? इतना करने के बाद ऑडिटर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा? ये करने के बाद ऑडिटर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, और ये ओपिनियन ऑडिटर कहाँ लिख के देगा? अपनी रिपोर्ट में। फिर ये रिपोर्ट का क्या होगा? फिर ये रिपोर्ट इशू हो जाएगी। किसको इशू होगी? जो भी इंटेंडेड यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और यूजर इस रिपोर्ट के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेंगे किसी भी तरीके के, कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर आपको किसी को लोन देना है या नहीं देना है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। ये तो पूरी ऑडिट में बात कर रहे हैं हम लोग कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, फिर ऑडिटर अपॉइंट होगा, ऑडिटर आके इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा, वो ऐसे के अकॉर्डिंग अपने प्रोसीजर्स लगाएगा, प्रोसीजर से एविडेंसेस मिलेंगे, एविडेंसेस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद में वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ओपिनियन को रिपोर्ट में लिखेगा, रिपोर्ट इशू हो जाएगी, इशू के इंटेंडेड यूजर के पास में जाएगी, और यूजर इसके बेसिस पर क्या लेगा? अपना डिसीजन लेगा। अब देखो कुछ बातों को अश्योरेंस एंगेजमेंट के पॉइंट से देखते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 तरीके की बातें आई थी, है ना। 3 तरीके की बातों में हम लोगों ने क्या क्या देखा था इसके अंदर कि ऑडिट भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है, और अदर देन अश्योरेंस भी हो सकता है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड जो है ना काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। अब खाली वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। यहाँ पे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड, जो टर्म अब हम यूज करेंगे वो टर्म है सब्जेक्ट मैटर। क्या टर्म है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर वो चीज है जिसको चेक करने के लिए हमारा प्रैक्टिशनर आएगा। कौन आएगा? प्रैक्टिशनर। ऑडिटर तो वर्ड सिर्फ तब यूज होता है जब ऑडिट होती है। अब क्योंकि टॉपिक में ऑडिट नहीं पढ़ रही, मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ रही हूँ, तो अश्योरेंस एंगेजमेंट इज अ ब्रॉडर थिंग जहाँ पे हिस्टोरिकल और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों आ रहा है। तो ऑडिटर तो तब होता है जब आप खाली ऑडिट करने आए हो, बट आप अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो चेक कर सकते हो। तो वर्ड इज आपका प्रैक्टिशनर अप्लाई होगा। क्या वर्ड अप्लाई होगा? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के लिए सब्जेक्ट मैटर का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, टर्म ब्रॉड यूज करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर दोनों को इंक्लूड करेगा, हिस्टोरिकल को भी इंक्लूड करेगा, अदर देन हिस्टोरिकल को भी इंक्लूड करेगा। तो प्रैक्टिशनर अपॉइंट होगा एग्जामिनेशन करने के लिए सब्जेक्ट मैटर का। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट बना सकता है? नहीं। अब मैं ये कहूंगी इसको प्रिपेयर करेगी रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कौन प्रिपेयर करने वाला है इसको? रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर करेगी। मैंने ये टर्म क्यों यूज किया कि इसको प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल पार्टी करने वाली है? ये टर्म हमने इसलिए यूज किया कि इसको प्रिपेयर जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी ही करेगी। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है या अदर देन फाइनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका मैनेजमेंट बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। एक सीए इन प्रैक्टिस भी तो बना सकता है। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज को याद करो। तो यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स को चेंज किया है अपनी पूरी स्टोरी लाइन को समझने के लिए। सो 3 नहीं, एक और वर्ड अभी चेंज होगा। कुछ वर्ड्स मैंने चेंज किया। मैंने क्या कहा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम था सब्जेक्ट मैटर को बनाना। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम था सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना। प्रैक्टिशनर आएगा, प्रैक्टिशनर के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा सब्जेक्ट
मैटर का। ये प्रैक्टिशनर आगे जब एग्जामिनेशन करेगा तो खाली ऐसे थोड़ी यूज होंगे, अब तो SRE भी यूज हो सकता है और SAE भी यूज हो सकता है, क्योंकि तुम लोग अब यहाँ पर कह रहे हो हिस्टोरिकल नहीं बल्कि ये सारे तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो इसलिए हम कहेंगे वर्ड कि एज पर suitable criteria, as per suitable criteria। when I am saying as per suitable criteria तो इसके अंदर ना सारी चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सारे के सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। एज पर suitable criteria हमारा काम होने वाला है। तो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी आएगी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर को बनाना। जब एक प्रैक्टिशनर आएगा, प्रैक्टिशनर आगे सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएट करके वो अपने अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, वो अपने रिपोर्ट इशू करेगा, रिपोर्ट किसको इशू किया जाएगा, इंटेंडेड यूजर को इशू किया जाएगा, इंटेंडेड यूजर रिपोर्ट के बेसिस पर अपना डिसीजन ले लेगा। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्लियर है कि थोड़ा ब्रॉड हो गया है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं? ये अब हमारे पास में 3 पार्टी रिलेशनशिप है। कितने पार्टी है? पार्टी, लोग, कितने लोग इन्वॉल्व है? 3। एक तो कौन इन्वॉल्व है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। एक कौन इन्वॉल्व है? प्रैक्टिशनर। और एक कौन इन्वॉल्व है? तुम्हारा इंटेंडेड यूजर इन्वॉल्व है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो बंदा जिसने तुम्हारी रिपोर्ट सब्जेक्ट मैटर को बनाया है, प्रैक्टिशनर वो पर्सन आ जाएगा जिसने सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन किया है, इंटेंडेड यूजर वो लोग आ जाएंगे जिनको हम रिपोर्ट इशू करके दे रहे हैं और जो इस रिपोर्ट के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेने वाले हैं। बंदे को बुक में समझते हैं कि बुक में क्या बात समझा रखी है हम लोगों को। मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है एक एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करेगा, वर्ड ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर लिखा हुआ है, कंक्लूजन डिजाइन टू एनहेंस इन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी के अलावा हमें लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। हमें पता है बेसिकली ऑडिट इसी पर्पस के साथ हुई थी जिसका आउटकम है कि हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर का अगेंस्ट द क्राइटेरिया। यहाँ पर क्राइटेरिया वर्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैटर वर्ड लिखा हुआ है, एक एक वर्ड का ना डिस्क्रिप्शन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एलिमेंट्स देखते हैं इसका। 3 पार्टी रिलेशनशिप है। पहला एलिमेंट क्या बताया? 3 पार्टी रिलेशनशिप है, 3 लोग इन्वॉल्व है इसमें। एक तो प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन्वॉल्व है, एक इंटेंडेड यूजर इन्वॉल्व है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस। टर्म काफी ब्रॉडर है ऑडिटर से। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो मेरा प्रैक्टिशनर होता है ना, वो प्रैक्टिशनर बेसिकली ऑडिट के अलावा भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी जिसने प्रिपरेशन किया है सब्जेक्ट मैटर का। इंटेंडेड यूजर वो पर्सन है जिसको अश्योरेंस रिपोर्ट इशू करी गई है, वो पर्सन जो रिपोर्ट के बेसिस पर अपने डिसीजन लेने वाला है। क्लियर? अब अपने पास आता है वेरी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख के दे रखा है? नेक्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही तो कहा था, जिसको कौन चेक करने आया था? जिसको प्रैक्टिशनर चेक करना आया था। ये वो इंफॉर्मेशन है विच इज टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कुछ नहीं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही सब्जेक्ट मैटर बोला गया है। सूटेबल क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया वो बेंचमार्क है जिसके बेसिस पर चेक किया गया है सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। अगला पॉइंट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। हम क्या कहते थे पहले? प्रैक्टिशनर प्रोसीजर लगाएगा, प्रोसीजर से एविडेंस मिलेगा, एविडेंस से कंक्लूजन ड्रॉ होगा, कंक्लूजन से ओपिनियन मिलेगा। तो प्रैक्टिशनर परफॉर्म करेगा पहले अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसके बेसिस पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिलेंगे, एविडेंसेस के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ होगा, कंक्लूजन के बेसिस पर ओपिनियन फ्रेम होगा। सफिशिएंट रिलेट्स टू क्वांटिटी, है ना, और एप्रोप्रिएटनेस रिलेट्स टू क्वालिटी। लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है? रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। आपकी अश्योरेंस रिपोर्ट हमेशा एक रिटर्न रिपोर्ट होनी चाहिए जो कंक्लूजन के अंदर बेसिकली प्रोवाइड करेगा सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और ये आउटकम है आपकी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतने ही थे। अब फटाफट से हम लोग चैप्टर में जो जो बच गया है ना, उन सारी की सारी बातों को कवर करते हुए चलते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट,
ऑडिट करते वक्त हाउ एन ऑडिटर कैन इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट करते वक्त एक ऑडिटर कैसे इंश्योर कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी जर्नल एंट्रीज कवर होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुई है तो उसका एविडेंस होना चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस, और अगर एविडेंस है तो ट्रांजेक्शन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड सपोर्टिंग बिल्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर बिल्स अवेलेबल है तो इसकी इनवॉइस की एंट्री भी होनी चाहिए। एंट्री है तो इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस है तो एंट्री भी होनी चाहिए। फिर जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो जर्नल एंट्रीज का रिफ्लेक्शन जो है लेजर अकाउंट्स के अंदर आना चाहिए। जो भी अमाउंट इसमें लिखी है अमाउंट सही तरीके से क्लासिफाइड होनी चाहिए, एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करना चाहिए। और वेरी लास्ट पॉइंट इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इंसान को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। हम लोग कब कह सकते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है? सबसे पहला पॉइंट, जितनी भी एंट्रीज है ना उनके प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, प्रॉपर इनवॉइस होने चाहिए, कोई भी एंट्री ऑमिट नहीं होनी चाहिए। एंट्री है तो एविडेंस है, एविडेंस है तो एंट्री है। अकाउंट्स जितने भी लेजर्स बने हैं ना वो एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही बनने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट लिखी है ना उसका क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर देनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई इंफॉर्मेशन अनएम्बिगुअस मतलब अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए। 6 पॉइंट्स हैं। एंट्री है तो इनवॉइस होगा, इनवॉइस है तो एंट्री है। सारे लेजर्स जो है वो एंट्रीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितने भी फिगर्स लिखे हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मतलब FRF के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सारा प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन आपका ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगला टॉपिक क्या दे रखा है? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। देखो ऑडिट का कुछ सब्जेक्ट के साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप होता है। टॉपिक सिर्फ रीड कर लेना, कभी पेपर में खास पूछा नहीं गया है। ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके हैं, स्कोप भी हम लोग कवर कर चुके हैं, व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड भी हो चुका है, इनहेरेंट लिमिटेशन भी कवर हो चुका है हम लोगों का, फ्यूचर इवेंट्स वगैरह सारे इनहेरेंट लिमिटेशन हो चुके हैं। व्हाट इज एन एंगेजमेंट? देखो एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेता है। सिंपल सा पॉइंट है। ऑडिट का पर्पस क्या है? अगर तुम ऑडिट करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ना कॉन्फिडेंस एनहेंस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि आपके ऑडिट करने का एक फायदा है। अगला पॉइंट क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करने का देखो फायदा क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स है फटाफट से देखते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से ऑडिट होगी, सबसे पहला पॉइंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ऑडिट करे हैं तो ऑडिट करने एक इंडिपेंडेंट बाहर का पर्सन आता है। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वही डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। ये पब्लिक कंपनी का केस है जहां पे शेयर होल्डर्स जिसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट नहीं है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो भी एग्जामिन करके देता है तो ऐसे केस के अंदर बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका मैनिपुलेट होकर ही शेयर होल्डर्स के पास में जाएगा। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंट पर्सन से ऑडिट करवाया जा सके। थर्ड पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल का एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। इंटरनल कंट्रोल पूरा साल ऑपरेट होता है नहीं होता इसके बारे में पता चल सकता है। फ्रॉड और एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। एम्प्लॉय के ऊपर एक मॉरल चेक है। जब कंपनी के एम्प्लॉय को पता है कि एंटिटी के अंदर फ्रॉड हो सकता है, मतलब अगर फ्रॉड किया तो ऑडिटर आएगा और ऑडिटर फ्रॉड को पकड़ लेगा, तो ऐसे केस में कंपनी का एम्प्लॉय फ्रॉड कम से कम करने की बारे में सोचेगा। तो कंपनी के एम्प्लॉय पे एक मॉरल चेक लगा हुआ है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट आसानी से कर सकती है। गवर्नमेंट को एक भरोसा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई है। बैंक लोन देते वक्त आपको भरोसा करके लोन दे सकती है। तो कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़े, फ्रॉड एंड एरर इजिली डिटेक्ट हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयज के ऊपर मॉरल चेक है। थर्ड पॉइंट, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। वेरी फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आता है कि इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर सकते हैं। फिर आपका पॉइंट आता है टैक्स लायबिलिटी सही कैलकुलेट हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। सिक्स्थ पॉइंट हो गया इसके अंदर आपको लोन इजीली अवेलेबल हो सकता है। सेवंथ पॉइंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास में हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। एक बारी फटाफट से अब इन बेनिफिट्स को रीड कर लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिलेगा। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। मॉरल चेक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी, लेंडर को कॉन्फिडेंस है। फ्रॉड का डिटेक्शन और इंटरनल कंट्रोल पर रिव्यू आ रहा है। ये कुछ पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं।
ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी। देखो हम लोगों को पता है ऑडिट मैंडेटरी भी होती है और ऑडिट वॉलंटरी भी होती है। जहां जहां ऑडिट करवाना लॉ के अंदर लिखा हुआ है, चाहे कंपनीज एक्ट है, चाहे जीएसटी का एक्ट है, चाहे इनकम टैक्स का एक्ट है, जहां जहां ऑडिट करवाना लॉ में कंपलसरी लिखा गया है वो आपका मैंडेटरी ऑडिट में आता है। लेकिन जहां पे कोई पर्सन ऑडिट इसलिए नहीं करवा रहा कि लॉ में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से कम है, तो मुझे इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऑडिट करवा रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा भरोसा रहे, मैं इसलिए ऑडिट करवा रही हूँ। तो मैं ऑडिट के प्रोसेस का बेनिफिट लेना चाह रही हूँ, तो वो वॉलंटरी ऑडिट है। मुझे लॉ ने करवाने के लिए नहीं बोला, मैं अपनी इच्छा से ऑडिट करवा रही हूँ। तो 2 तरीके की ऑडिट हो सकती है आपके पास में। मैंडेटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है विच इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड अंडर द लॉ, उसको आप मैंडेटरी ऑडिट कहते हैं। जैसे कि आपके पास में अंडर इनकम टैक्स एक्ट लिख के दे रखा है। ऑडिट हमेशा मैंडेटरी नहीं होती, कुछ एंटिटीज अपने अकाउंट्स को ऑडिट सिर्फ इसलिए करवाती है ताकि वो बेनिफिट ले सके फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द ऑडिट। तो आप लोगों का कौन सा ऑडिट कहलाता है, वो वॉलंटरी ऑडिट कहलाता है। अगला मेन पॉइंट क्या लिख के दे रखा है, सिंपल सा पॉइंट, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर। ये तुम लोगों ने सेक्शन 139 कवर कर रखा होगा। ऑडिटर को हमेशा ओनर अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी अपॉइंट करेगा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे। रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है, रिपोर्ट उसी पर्सन को सबमिट की जाती है जिस पर्सन को आपने क्या करके दे रखा है, जिस पर्सन ने आपको अपॉइंट किया है उसी पर्सन को रिपोर्ट सबमिट करके दी जाती है। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर का आई होप आप लोगों को रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस आपको आरटीपीज वगैरह में लिख के दे रखे हैं, ताकि एक तरीके से आपको आइडिया भी लग जाएगा। ये हम लोगों ने मई 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाया है। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ देखिए, क्या क्वेश्चन आया था पेपर में। JK Limited was having a pager manufacturing plant and looking at the demand, it was of the view that the company will grow continuously in the future. But with the introduction of mobile phones in the market, the plant was shut down completely. आप सबको पता है मोबाइल फोन से पहले पेजर्स बहुत ज्यादा यूज होते थे। The shareholders of the company were of the view that the auditor failed to perform their duty and have not informed them about the company's inability to continue its business, otherwise that may have been suffered the losses. List down several factors giving rise to inherent limitation। आपसे inherent limitations पूछे गए हैं डायरेक्टली यहाँ पे। ऊपर राम कथा कुछ भी दे रखी हो, ऊपर केस स्टडी में कोई भी राम कहानी लिखी हुई हो, नीचे तुमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस बताओ। आई होप इनहेरेंट लिमिटेशंस हम लोगों को क्लियर है। अगर आप सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे ना इसका, तो मैं कुछ नहीं, डायरेक्टली तुम लोगों को 5 यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन, पांचों के पांचों लिख के दे रखे हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती है। डायरेक्टली ओपनिंग स्टेटमेंट दी है और आपको 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस यहाँ पे लिख के दे रखे हैं। इस चैप्टर का पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। आपको हर अटेम्प्ट के अंदर एक ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ओके, मैं वही कहूँ, क्वेश्चन तो था।
PD and Company Chartered Accountant were appointed as the statutory auditor of MR Limited for financial year 23-24. MR Limited, following the clause of appointment of auditor, the auditor shall be responsible for detecting frauds and errors. What will happen? तो बताओ, डिस्कस करना लाइट ऑफ स्कोप, ऑडिट के स्कोप के बारे में बताना है आपको. हालांकि क्वेश्चन आप लोगों का SA 210 के साथ मर्ज होकर आया था, कि जहाँ पे आपको स्कोप के बारे में डिस्कस करना है कि ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आता है. आई होप द क्वेश्चन वाज लिटिल बिट क्लियर, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आया था. तो हमारे पास में 2 क्वेश्चन पेपर्स थे, जिन 2 क्वेश्चन पेपर्स को हमने डिस्कस किया. नाउ वी हैव सर्टेन RTPs. अगर हम RTPs को भी डिस्कस कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ किस किस तरीके के रहे हैं. ओके, पहला क्वेश्चन देखिए. M Motors Limited is a lending company, automobile manufacturing with many offerings across the commercial, passengers and electric vehicles. The company is basically electric vehicles के अंदर बहुत ही बेटर काम कर रही थी, काफ़ी अच्छे तरीके से. GR Associates appointed as a stat auditor. J&K are newly appointed associate auditors of the firm. As a part of engagement team constitute purpose of this. However, they are confused about what such an audit intends to achieve. They perceive audit एक guarantee होता है. Prior to this, do you agree with this? आपको आउटलाइन करना है ऑब्जेक्टिव. जब भी केस स्टडी में ना बहुत सारी बातें लिखी हो ना, हमेशा याद रखा करो, लास्ट की 3 लाइंस पहले पढ़ा करो. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बारे में बताया हुआ है. तो आप ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर दोगे. रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, बाद में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. अगला पॉइंट, SA अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. SRE अप्लाई इन रिव्यू. एक्सप्लेन. हमने एक बॉक्स पढ़ा था, हम लोगों ने एक बॉक्स पढ़ा था डिफरेंस का. SA क्या होता है, SRE क्या होता है, तो पूरी की पूरी बातें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है बेसिकली कि SA क्या होता है और SRE क्या होता है. क्वेश्चन रीड कीजिए. कीर्ति को क्या लगता है कि ऑडिट ही एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन उसकी फ्रेंड सौम्या इस बात से एग्री नहीं करती. सौम्या को क्या लगता है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है. बताओ कौन ठीक है. कीर्ति इज ऑडिट इज ओनली एश्योरेंस एंगेजमेंट. सौम्या से इस ऑडिट में इसके अलावा भी आता है, उसके अलावा भी आता है. तीनों टाइप की आती हैं. तीनों टाइप का एक्सप्लेन कर देंगे कि ऑडिट क्या होता है, रिव्यू क्या होता है और एश्योरेंस क्या होता है. जो भी तुमने कंटेंट पढ़ा था वो पूरा कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा. आई होप द क्वेश्चंस आर लिटिल बिट क्लियर. इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है. सो इसी के साथ हम लोग अपनी इस क्लास को ओवर करते हैं. क्वेश्चन आंसर्स बहुत सिंपल आते हैं, इजी टू क्रैक होंगे. आई होप चैप्टर आप लोगों को इजीली रिवाइज हो गया है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स. बाय बाय एवरीवन.